A1 तो हो जाना चाहिए था बेटा, A1 तक थोड़ी ना है, A1 तो हो जाना चाहिए था, A1 तो आसान है ना, 0 to 1 dx अपॉन ये एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लो बेटा, एक्स प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा A2 जो है, A2 भी क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन का आसान सा सवाल है, आप x बाई ई की पावर x को आप टी लाइट कर लीजिए, तो अब इसको टी लाइट करेंगे ना, इसी के टर्म में दे रखा है, तो ये आप ये वो वाला है x की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन उससे कटेंगे, लॉग लेके करना पड़ेगा इसको, पहले लॉग लेंगे अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का कितना हो जाएगा 1, ln x का x e बाई ई प्लस x ln x का 1 बाई एक्स 1 बाई ई इंटू डी एक्स बराबर 1 बाई टी डी टी, ये होने वाला है, थोड़ा सा इधर लिखा। तो एक टाइम के लिए तो तुम क्या 1 बाई टी डी टी हो गया, तो ये एक्स एक्स ई से ही एल एन ई, तो ये एल एन एक्स डी एक्स 1 बाई टी डी टी हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो 1 डालोगे तो 1 बाई ई से 1, आई थिंक 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी इंटू 1 बाई टी डी टी, ये हो जाएगा, ये तो इंटीग्रेट करना आता है आप लोगों को, दिस इज टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, दोनों इंटीग्रेट, अब देखो, अरे अजय नीरज बेटा थोड़ा बहुत तो पुराना याद रखा करो, आप A1 भी पूछ लिया, A2 भी पूछ लिया, अब A3 भी लिख दिया, एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन है, अजय और नीरज दोनों के लिए बोल रहा हूँ, है ना, 1 भी पूछ लिया, 2 भी पूछ लिया, 3 भी पूछ लिया, एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं, है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाओगे नहीं लगाओगे, कंटिन्यूटी डेरिवेटिव में अच्छे से समझाएगा, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स ई की पावर एक्स एक्स फंक्शन होता है, तो एफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, ई की पावर एक्स, कितनी बार यूज भी हो चुका है ये, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स, एफ जीरो 1 है, इसका मतलब एफ एक्स कौन सा फंक्शन हुआ, ई की पावर एक्स, जी एक्स उसने दे ही दिया, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स, थोड़ा बहुत तो यार वो रखो, चलो अजय ने तो फिर भी तीसरा लिखा है, नीरज लाल ने तो A1 भी लिख दिया, A2 भी लिख दिया, अब मैंने A2 बता दिया तो A3 भी लिख दिया, मैं सारे बता दूंगा बेटा, पर कुछ अपन भी तो पुराना याद रखें पड़ा हुआ, ऐसे सारा ही भूल जाओगे पुराना पड़ा हुआ तो फिर फायदा क्या होगा, फिर ये भी मत पूछो, क्योंकि ये भी पूछने के बाद तो आपको 1-2 दिन में भूलना ही बेटा, तो काय को पूछ के परेशान हो रहे हो, चलिए नीरज तो जवाब दो भाई, पुराना थोड़ा बहुत याद रखोगे कि नहीं रखोगे, नहीं रखोगे तो नुकसान आप ही का है बेटा, सब याद रखेंगे आगे बढ़ जाएंगे, आप याद नहीं रखोगे पीछे होते जाओगे, है ना, थोड़ा सा याद रखो, ये तो स्टैंडर्ड है, कई बार यूज कर चुके हैं अपन, है ना, चलो इसके बाद आ जाओ, ठीक है, बाकी तो और बताओ, इसमें सेक्शन ए में A4 सीधा सा ही 2/3 की पावर एक्स को टी ले लेंगे, A4 A5 A10, ठीक है चलिए A10, हम्म, अच्छा A10 जो सवाल है,
आप लोगों में से कितने जन, क्या आप लोग अभी ऑनलाइन अपनी एफओएम की शीट ओपन कर सकते हैं क्या? क्या आप लोग अभी अपनी एफओएम फर्स्ट की शीट ओपन कर सकते हैं क्या? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्या आप लोग अभी अपनी एफओएम फर्स्ट की शीट ओपन कर सकते हैं क्या? अच्छा, तो आपकी एफओएम फर्स्ट की शीट में एक मेजदी कॉलम होगा, और अच्छा जितने लोग हाँ कर रहे हैं वो लोग देखें, है ना? तो आपकी एफओएम फर्स्ट की एक शीट होगी, उसमें इस तरह के एक मेजदी कॉलम में इस तरह के 4-5 टर्म लिखी हुई होगी, माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसी 4-5 टर्म लिखी हुई होगी मेजदी कॉलम में एफओएम फर्स्ट की शीट में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो याद आ गया, वो आपने खोल के देखा, तो आप इसको समझ जाएंगे सवाल को। एफओएम फर्स्ट की शीट थी, और एफओएम फर्स्ट की शीट में मेजदी कॉलम होगा, और उस मेजदी कॉलम में ए बी सी 3-4 जगह ये चीजें रखी, है ना? अब इसको करने के मेजदी कॉलम में तो मेरे ख्याल से उसमें उस मेजदी कॉलम में 4-5 पार्ट हैं, अंडर रूट वाले ही, जहां तक मुझे ध्यान है। एफ1 फर्स्ट की तो शायद पुरानी शीट थी, 2020 में देखेंगे। एक्चुअली मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ पुरानी चीजों पे, क्या होता है कि हम पुरानी चीजें अगर याद रखेंगे ना, तो चीजें बिल्कुल आसान है, और हम क्या एक्चुअली भूलते जाते हैं चीजों को, भूलने से ज्यादा नुकसान होता है ना? देखिए मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को कुछ सरप्राइजिंग, जिससे आपको लगेगा अरे यार सच में सर सही कह रहे हैं। हाँ, देखिए ये मेजदी कॉलम है। हाँ, ये मेजदी कॉलम है, देखो इसमें दिखेगा क्या, ऐसे दिख जाता है क्या मेजदी कॉलम? ये मेजदी कॉलम है, और इसमें सारे यही सवाल लिखे हुए हैं। ये अपनी एफओएम की शीट का है मेजदी कॉलम। सीधा नजर आ रहा है कि उल्टा नजर आ रहा है मेजदी कॉलम? अगर मैं तो ये अपनी एफओएम की शीट का मेजदी कॉलम है, और ये पूरा मेजदी कॉलम ये का यही है ना? ये पूरा मेजदी कॉलम ये का यही है ना? पूरा मेजदी कॉलम है, और यही एक कॉन्सेप्ट है। अब वो अलग बात है कि आपने इसको याद रखा कि आप भूल गए, और पूरा एक मेजदी कॉलम है ये, है ना? अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, है ना? इसको करने के दो तरीके होते हैं, है ना? इसको करने के दो तरीके होते हैं। अब मैं आपको दोनों समझाता हूँ, इसको आज मैं समझाऊंगा, उसके बाद जिंदगी भर याद रखना, फिर मत भूलना, चाहे वहां आए सवाल चाहे यहाँ आए, इस तरह का जब भी कुछ देखने को मिले। इसको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके होते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के मैं दो तरीके बताता हूँ, आपने पढ़ रखा होगा ऐसा नहीं है, बट आपने मैक्सिमम एक तरीका सीख रखा होगा, है ना? आज मैं इसको भी करने के दो तरीके सिखाता हूँ तुम्हें। एक तरीका तो ये होता है ना? क्या हो गया है? तो कुछ लिख रहा है खतरनाक सा। एक लिख रहा है, सर आप दिन भर में कितने बादाम खाते हैं? चलो देखो ध्यान से समझो, मैं इसके भी दो तरीके बताता हूँ आपको बहुत अच्छे। देखो एक तरीका तो होता है कि हम इस पर थोड़ा सा थॉट लें, तो ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ होता है, ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर लिखा होता है, अंडर रूट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब देखो ये कहीं ना कहीं 2ab वाली टर्म है, तो अगर आप देखेंगे तो एक टर्म बनेगी ये 4x-5, एक टर्म बनेगी √5। तो अगर ये 2ab, लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 गायब है, तो इस 2 के एडजस्टमेंट के लिए आपको अपॉन 2 और अपॉन 2 करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो -5/2 +5/2 कट जाएगा, माइनस ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो एक ऑप्शन तो है कि आपको इसकी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर देखना पड़ेगा। तो देखो अब आप जैसे इसको ओपन करोगे आपको ये टर्म मिलेगी, देखो इसको ओपन करो आप,
तो ये 4x माइनस 5/2 ठीक, प्लस 5/2 माइनस 2 अंडर रूट दिस, ये a² माइनस b² माइनस 2ab, तो 2 अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा 4x माइनस 5/2 और 5/2, वही चीज आ जाएगी। देखो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब आप इसको समझें कि ये माइनस का बना है, तो ये किसका बन जाएगा, इधर प्लस का बन जाएगा, √4x माइनस 5/2 प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट है तो मोड लगेगा, अंडर रूट है तो मोड लगेगा। अब बस हमें क्या करना है, इस मोड को डिफाइन करना है, हमें क्या करना है, इस मोड को डिफाइन करना है। अब इस मोड को डिफाइन करने के लिए देखो x की इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है सवाल में, देखो एक बार x की इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि x कहां से कहां तक जा रहा है, शीट निकालू ना मैं, 1 मिनट। x की इंफॉर्मेशन देखो, x कहां से कहां तक जा रहा है, और 3/2 से 9/4, तो 3/2 से 9/4 में कोई भी वैल्यू रख के देख लो आप, तो ये नेगेटिव बनेगा। जैसे मान लो आपने 3/2 रख के देखी बेटा, तो 3/2 रख के देखी तो 12 7/2, 3/2 से 9/2 ना, 9/4, तो 3/2 पे 6, हाँ 1/2 नेगेटिव बन जाए। तो भाई ये तो ये प्लस का बन गया, तो ये वाला मोड तो हमेशा ये नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा। कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं मोड को, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, है ना। और ये तो आपका हमेशा प्लस रहेगा ही सही, क्योंकि दोनों प्लस है अंडर रूट में। 4x माइनस 5/2 प्लस √5/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 इंटू √5/2, ये √10 लेंगे अपन। ये जो टर्म है ये सिंप्लीफाई होकर कितनी आ गई, √10। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटीग्रेशन है ना 3/2 से 9/4, वो बेसिकली √10 dx है। तो √10 तो बाहर आ गया, x आ गया ये 3/2 से 9/4, तो आंसर आ गया बेटा √10 9/4 से -3/2। सोल्व कर लो ना। एक तरीका तो ये होता है इस तरह के अंडर रूट को सोल्व करने का, कि अंडर रूट के अंदर कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो हम उस परफेक्ट स्क्वायर को सोचें, उसके हिसाब से मोड को डिफाइन करते हैं, है ना, उसके हिसाब से मोड को डिफाइन करते हैं। एक तो ये तरीका है, इसको लिखो, फिर एक और तरीका सिखाता हूँ आज आपको, है ना। अब एक तरीका और समझाता हूँ, इसको लिख के डन करूँ। लिख लिया, लिख लिया, रफ कर दो इसको, ठीक है सर। अब मैं दूसरी एक थोड़ देता हूँ तुम्हें। अब दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है इसको सोल्व करने के लिए, कि मुझे इस टर्म को सोल्व करना है, तो एक दूसरी अप्रोच ऐसे समझो कि जैसे आपको इसको सोल्व करना है ना, तो आप इसको y लेट कर लो, y t कुछ भी लेट कर लो, और स्क्वायर कर लो। भाई अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाने के इसको y समझिए, हम स्क्वायर करते हैं। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2x माइनस √5 इंटू 4x माइनस 5, ये a प्लस b, 2x प्लस √5 इंटू 4x माइनस 5 प्लस 2 अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट ये a और b, तो ये a प्लस b, a माइनस b, 4x² माइनस 5 इंटू 4x माइनस 5 इक्वल टू y²। ये आपका कट गया, ये आपका 2 और 2 कितना बन गया, 4x बन गया। अब ये जो टर्म है ना, इसको देखो ये क्या लिखी हुई, ये लिखा हुआ है 4x² माइनस 20x प्लस 25 इक्वल टू y²। ये 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है 2x माइनस 5 का, और वही x 3/2 से बड़ा है तो ये नेगेटिव होगा, तो इसको माइनस साइन के साथ ओपन कर दो, तो ये 4x माइनस 4x प्लस 10, y बराबर √10 आ गया बेटा। आपको सोचना नहीं पड़ा कि वो अंडर रूट के अंदर कौन से परफेक्ट स्क्वायर बन रहे थे, वो ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे बिना सोचे आ गया, आपने स्क्वायर किया, ये तो दिख ही रहा है परफेक्ट स्क्वायर है 2x माइनस 5 का, तो यहाँ पे दिक्कत ही नहीं।
वो जो अपन ने वहां पहले स्टेप सोच के की थी ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। और वो जो मेक दी कॉलम है ना 11th वाला, उसको भी आप चारों को इसी से कर सकते हो, है ना। इससे भी कर होगा। इस मेथड से हालांकि जनरली लोग कम बताते हैं। तुम लोगों ने जो शायद 11th में समझ रखा होगा, मेरे ख्याल से वो परफेक्ट स्क्वायर वाला समझ रखा होगा, जिसमें ऑब्जर्व ज्यादा करना पड़ता है ना। लेकिन उससे बेहतर मेथड ये है ना। इसमें क्या है कि आपको सोचना कम पड़ेगा, ये ज्यादा अच्छा मेथड है। बस स्क्वायर कर दो, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। जनरली लोग ज्यादातर जो जने बताते हैं मेथड फर्स्ट से बताते हैं, है ना। लेकिन ये ज्यादा आसान पड़ता है। स्क्वायर कर दो, ऑटोमेटिकली टर्म एडजस्ट हो जाती है। चलिए 8 10 के बाद बेटा सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आ जाओ बेटा। बी में क्या है? B1 तो बेटा आसान है। वो जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन पड़ेगा ना, उसमें इसको 1/t रख देना, वो ऐड हो जाएगा। B1 में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन बन रहा है, उसमें x को 1/t रख देना, तो वो अब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में x की जगह e डाल देना, है ना। है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो इसमें ये सब्स्टिट्यूशन कर देना बस, तो उससे ये कन्वर्ट होकर दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ये तो सीधा सा है B1 तो, ठीक है। चलो इसके बाद बोलो B1 के बाद। B5। B5 में क्या है? अरे अजय कुमार, बेटा आप सच में नालायक हो यार अजय। बेटा B6 तो क्लास नोट्स में करा दिया ना ये मैंने। इवन ऑड वाला लास्ट सवाल यही तो है बेटा अजय। B6 तो यार क्लास नोट्स में करवाया है, ऐसे क्या करते हो? इवन ऑड का लास्ट एग्जांपल यही है B6। B6 के पूछ रहे हो, ऐसे मत करो यार, ये गलती है। मतलब क्लास नोट्स तो एटलीस्ट हमें रट जाने चाहिए। देखो मैं आपको फिर ये कहता हूँ कि अगर आपने जिस चैप्टर के मैं क्लास नोट्स करा रहा हूँ, अगर आपने क्लास नोट्स भी अच्छे से कर लिए और क्लास नोट्स भी याद है ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, गारंटी। क्योंकि हर वेराइटी का सवाल क्लास नोट्स में मौजूद है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर B5। अब समझो B4 और B5 में क्या अंतर है, समझ लो। अब कॉन्सेप्ट की चीज सिखाता हूँ। B4 और B5 में क्या अंतर है? B4 और B5 में बहुत बड़ा अंतर है ना। बहुत बड़ा अंतर है। और बहुत बड़ा अंतर क्या है कि B4 में, हाँ, B4 में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करना है, जबकि B5 में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन नहीं कर सकते हो। B5 में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये दोनों सवाल एक साथ देने का उद्देश्य क्या है, मैं वो समझाता हूँ। क्यों ये दोनों सवाल एक साथ दिए गए हैं? देखो जो B4 है, हाँ, B4 में क्या स्थिति है? B4 में तो आपकी अंदर वाली क्वांटिटी अगर आप देखोगे B4 में, तो x 0 to ∞ जा रहा है, तो e की पावर माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? e की पावर 0 से तो 1 हो जाएगा, अच्छा माइनस एक्स से तो साइन चेंज हो जाएगा, और e की पावर माइनस इन्फाइनेट से 0। तो ये अंदर वाली क्वांटिटी जो जाएगी ना बेटा, अंदर वाली क्वांटिटी जाएगी तुम्हारी 0 से 2। तो इंटीजर पे ब्रेक होगा तो 2 e की पावर माइनस एक्स बराबर 1, माइनस एक्स बराबर ln हाफ, तो x बराबर ln 2। तो इंटीग्रेशन ब्रेक होगा 0 से ln 2 और ln 2 से इनफाइनाइट, ये इंटीग्रेशन ब्रेक होगा। ये तो ठीक उसी तरह वाला सवाल है जैसा अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स एक्स किया था। क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता था? 0 से पाई। और मैंने देख लिया 0 से पाई में 3 इंटीजर आते थे, 1 2 3। तो 1 2 3 पे वो ब्रेक हो गया। ऐसे ही जैसे ये वाली टर्म है, तो ये 0 से 2 जा रही है, 0 से 2 में एक इंटीजर आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, तो उसको कर दिया और उससे ये ब्रेक हो गया, है ना। लेकिन अब जो B5 है उसमें क्या प्यारी बात है, B5 में समझो, B5 में cot x जो है वो 0 से पाई में, 0 से इनफाइनेट जाता है। cot x जो है वो 0 से पाई में कहा जाता है? 0 से इनफाइनेट जाता है। अब वो 0 से इनफाइनेट जाता है, तो 0 से इनफाइनेट को ब्रेक कैसे करोगे? 0 से इनफाइनेट में तो इनफाइनेट इंटीजर आएंगे,
जीरो से इनफाइनाइट में तो इनफाइनाइट इंटीजर आएंगे, कैसे ब्रेक करोगे बताओ मुझे। समझ में आया दोनों सवालों का अंतर समझ में आया, B4 और B5 में अंतर समझ में आया कि B4 को तो आप ब्रेक कर दोगे, इस तरह के सवाल ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन B4 कैसे, B5 कैसे ब्रेक होगा। तो B5 का अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो 0 टू इनफाइनाइट जा रही है, अनबाउंडेड है। तो B4 में जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो बाउंडेड है कहीं ना कहीं, तो जब बाउंडेड होती है तो हम उसको फटाफट ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन B5 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली क्वांटिटी है वो अनबाउंडेड है। आप समझ रहे हो, मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्यों हम इसके लिए दूसरे मेथड पे जाएंगे, उसका कारण मैं समझा रहा हूं आपको कि क्यों B5 के लिए हमें अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। अभी तक जो हम मेथड करते आए थे हम उस मेथड पे ना जाके दूसरे मेथड पे जा रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि क्यों B5 के लिए हमें अपनी ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि B5 में अंदर वाली क्वांटिटी 0 टू इनफाइनाइट जा रही है। और 0 टू इनफाइनाइट जा रही है, इसका मतलब अब ये तो नहीं लगा सकते क्योंकि ब्रेक ही नहीं होगा। अब इसका मतलब समस्या आ गई। और कुछ अब आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे। जब कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि अब ये वाला तो लगना नहीं है, ये ऑप्शन तो बंद हो गया, तो अब क्या करें, प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे। तो ये है आपका 0 टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट एक्स dx, प्रॉपर्टी 6। तो 0 टू पाई कॉट पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। फंक्शन में चेंज आया, और फंक्शन में चेंज आया तो इसका मतलब अप्लाई होगी प्रॉपर्टी। अब ये वो चीज बन गई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स क्या लिख देंगे, -1। क्या लिख देंगे, -1। तो ये -1 हो गया बेटा, तो ये -पाई हो गया, तो आई बराबर -पाई/2 आ गया। ये तो नो, आई बराबर क्या गया, -पाई/2। क्लियर है ये, हाँ यहाँ ये प्रॉपर्टी। अच्छा अब इसमें क्या हो सकता है, आपको ज्यादा ही डाउट हो सकता है कि सर ये तो 0 भी होता है, अगर एक्स इंटीजर है तो 0 भी होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको मैंने समझाया कि जैसे ये एरिया है ना, ये एरिया है, अगर ये एरिया एक पॉइंट पर अनबाउंडेड हो जाएगा तो भी एरिया तो वही रहना है, अगर एक पॉइंट पर अनबाउंडेड हो गया तो भी एरिया तो वही रहना ना। भाई आप कांच के ग्लास में पानी भरोगे, अब उसको ऊपर से ढको चाहे ना ढको, एरिया तो उतना ही रहेगा, है ना, वॉल्यूम भी, तो एरिया वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये -1 है और -1 है तो -1। तो ये इसमें समझने वाली बात थी, सिर्फ सोल्व नहीं करना था, इसमें ये समझने वाली बात है कि क्यों ये B4 से डिफरेंट है। क्वेश्चन बनाने वाले ने दोनों सवाल साथ दिए हैं, तो क्या सोच के दिए हैं, उसमें ये सोच के दोनों सवाल साथ दिए हैं कि भाई इससे वो बच्चा कॉन्सेप्ट में अंतर को सीखे कि क्यों ऊपर वाले में हमने उसको ब्रेक किया और ये ब्रेक नहीं हो पाता है। अब आप मान लो B4 में प्रॉपर्टी 6 लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, B4 में प्रॉपर्टी 6 लगाओगे तो कुछ भी नहीं है। ये शीट तो बहुत बारीकी से बनाई गई है डेफिनेटली। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, चलिए इसके बाद आते हैं, ये हो गया B1 से B5 तक, B6 तक हो ही गया। इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में आओ बेटा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में आओ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में आओ, इसमें आओ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में आओ।
अच्छा, एक तो देखो ये पहला जो सवाल है A1, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है ना। ये जो पहला सवाल है A1, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। ये जो ऐसे लिखा हुआ है, ये 1 से 4 3/x e⁻sin x³ इंटू dx बराबर एफ के इंटू एफ के -1। ये सवाल है ये है। एक्चुअली ये जो डी है वो यहाँ पे है, वो मिसप्रिंट होके डी यहाँ पे आ गया है। तो ये डी एक्स है, तुम्हारी शीट में भी होगा शायद ये मिसप्रिंट, ये डी इधर आ गया है ये है। चलो, तो अब ये सवाल है, सवाल बिल्कुल आसान सा है। दिख ही रहा है, इसमें क्या करेंगे, x³ को टी ले लेंगे। x³ को क्या ले लेंगे, तो अगर x³ को टी ऐड कर लेंगे तो ये 3x² dx कितना हो जाएगा dt। तो dx अपॉन x dt अपॉन कितना हो जाएगा 3 dx अपॉन x dt अपॉन x³ dt अपॉन t हो जाएगा। तो ये 1 डालेंगे तो 164 3/x dx dt में चल जाएगा, तो e⁻sin t अपॉन t dt हो जाएगा ये। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इसका इंटीग्रेशन देखो उसने दे रखा है एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, उसने दे रखा है आगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया एफ ऑफ एक्स 1 से 64 एफ के माइनस F1। तो ये एफ ऑफ 64 माइनस एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1। के इक्वल्स टू 64 आ गया, के इक्वल्स टू 64 आ गया। बाकी तो दोनों तीनों हो गए होंगे बेटा। सेकंड वाला बाय पार्ट से हो ही रहा है क्योंकि एफ डबल डैश एक्स आ गया। थर्ड वाला वो हो जाएगा टाइप 6 एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने वाला है ना। A3 टाइप 6 बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे है ना। और A4 वाला अपन ने क्लास में कर ही लिया, ये भी अच्छा सवाल था A4 वाला है ना। चलिए अब क्लास नोट पे आ जाइए, उसको आगे बढ़ाते हैं। एक रिजल्ट अपने प्रूव किया था पिछली क्लास में, एक रिजल्ट हमने कर लिया था, और 0 से π/2 ln sin x वाला माइनस π/2 ln 2, वो जो है वो रिजल्ट हमने कर लिया था। आज उसका यूज करके कुछ सवाल होते हैं उनको हम करेंगे। चलिए चलिए 3 सवाल में लिखता हूँ जो रिजल्ट बेस पे हमें करने हैं। एक तो लिखिए 0 to π x ln sin x इंटू dx। दूसरा लिखिए आप 0 to ∞, ln x प्लस 1/x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और तीसरा लिखिए 0 to 1 1/x साइन इनवर्स एक्स dx। 3 सवाल। पहला है आपका 0 to π x ln sin x dx, 0 to ln x प्लस 1/x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 0 to 1 1/x साइन इनवर्स एक्स dx। ये तो आपको समझ में आना चाहिए सवाल कि ये आगे x आ गया, तो मैंने कहा आगे का x हटाने के 2 तरीके होते हैं, तो बाय पार्ट्स और एक प्रॉपर्टी नंबर 6। तो वही इसको आई लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे, ऐड करेंगे। करो अब इसको ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा, पहले तुम करो ताकि तुम कहीं पे अटकोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या चीज सीखने लायक थी, है ना। चलो करो, ट्राई करो, पहले 1 को ही करूँ।
करते हैं। अब बात करते हैं हम पहले सवाल की। तो पहले में वही अपन इसको आई ले लेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे 6, है ना, प्रॉपर्टी 6 लगा के ऐड करेंगे। यहाँ तक आप लोगों का हो गया होगा। तो भाई ये साइन पाई एक्स है, साइन एक्स हो जाएगा। तो 2i बराबर कहाँ तक आ जाएगा, 0 to पाई, एक पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये ln साइन एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसमें प्रॉब्लम अभी भी क्या है कि हमने जो रिजल्ट पढ़ा था उसमें यहाँ पे लिमिट पाई/2 थी बेटा, और ये कितना है, पाई है, जबकि लिमिट कितनी थी उसमें, पाई/2। तो अब मैं वापस प्रॉपर्टी 6 लगा रहा हूँ, है ना। तो वापस मैं प्रॉपर्टी 6 लगा रहा हूँ, तो ये नो चेंज बताएगा, और नो चेंज बताएगा तो फिर इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 लग जाएगी। और अगर प्रॉपर्टी 6 लग गई तो इसका मतलब इस लिमिट में से 2 आगे लेके हम इसको आधा कर सकते हैं। इस लिमिट में से 2 आगे लेके हम इसको आधा कर सकते हैं, पाई लिखा हुआ है। और अब तो इसकी वैल्यू हम डाल सकते हैं, कितना, -पाई/2 ln2। तो फाइनल आंसर आ गया -पाई²/2 ln2। करेक्ट है, ये सबका आ गया। यस और नो बोलें एक बार क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दूसरे सवाल में हमें दिख ही रहा है कि 1+x² आ रहा है, और जब भी 1+x² आया तो आंख बंद करके एक चीज से डाल सकते हैं, एक्स को कितना, tan थीटा। एक्स को कितना डालेंगे, tan थीटा। तो एक्स को tan थीटा डाल दीजिए, एक्स को कितना डाल दीजिए, tan थीटा डाल दीजिए। है ना। तो एक्स को कितना डाल देंगे, tan थीटा। एक्स को tan थीटा पुट करके सोल्व करने की कोशिश करें इसको बेटा। एक्स को tan थीटा पुट करें बेटा, और सोल्व करने की कोशिश करें इसको। चलो, अगर हम लेट करेंगे एक्स को tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो, एक्स को tan थीटा, इसका मतलब tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो गया। तो आप 0 डालोगे तो tan इनवर्स 0 0, आप 5 इनफाइनाइट डालेंगे tan इनवर्स पाई/2। ये ln tan थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा, नीचे 1+tan² थीटा हो जाएगा, और dx की जगह sec² थीटा d थीटा हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया बेटा। अब आप देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा हो गया, और tan थीटा प्लस cot थीटा इस तरह का जब भी आता है अपन साइन cos में कन्वर्ट करते हैं। आपको याद हो तो अपन ने √tan थीटा प्लस √cot थीटा का भी इंटीग्रेशन किया था, तो उसको भी साइन cos में कन्वर्ट किया था। यस और नो, हमने √tan थीटा प्लस √cot थीटा का इंटीग्रेशन किया था, तो उसके लिए उसको भी किसमें कन्वर्ट किया था, साइन cos में कन्वर्ट किया था, है ना। तो यहाँ पे भी इसको ऑब्वियसली हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन cos में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे ही साइन cos में कन्वर्ट करोगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो आई कितना हो गया, 0 से पाई/2 ln, ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो साइन थीटा cos थीटा डी थीटा हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 0 से पाई/2 ln साइन थीटा, तो माइनस ln साइन थीटा
और ये माइनस 0 से π/2 ln cos थीटा d थीटा हो जाएगा। तो बस ये दोनों माइनस π/2 ln2 आ जाएगा बेटा, दोनों जगह आपका। फाइनल आंसर π/ln2 आ जाएगा। ये माइनस समझ में आ गया ना, लॉग है ना बेटा, 1 में है, तो इसको अपन साइन थीटा कॉस थीटा की पावर -1 लिख सकते हैं, तो उससे माइनस आ गया। ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे के लिए कोशिश कीजिए, है ना। अब इसमें देखते ही पता लग रहा है, एक सब्स्टिट्यूशन लगेगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स को कितना लिखेंगे, थीटा। साइन इनवर्स एक्स को कितना लिखेंगे, थीटा। इस तरह के साइन इनवर्स वाले हर सवाल में अपन ने यही करा था। आपको याद हो तो एक जगह सिर्फ साइन इनवर्स एक्स आया था, तब भी मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। एक जगह साइन इनवर्स रूट एक्स आया, तब भी मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। इस तरह के हर सवाल में यही करते हैं अपन। तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा मतलब एक्स बराबर साइन थीटा पुट करें और सोल्व करने की कोशिश करें। एक्स इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा रखें और सोल्व करने की कोशिश करें और देखें क्या आता है।
आ जाइए इसको करते हैं अपन। चलो देखो इसको देखो। अब साइन इनवर्स एक्स को अपन थीटा ले रहे हैं, तो एक्स साइन थीटा हो जाएगा, dx कितना हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। तो आई आपका कितना हो जाएगा, साइन 0 0, साइन ये π/2, 1/x की जगह 1/sin थीटा इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हो गया बेटा 0 से π/2 और थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो, अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है। यहाँ पे भी थीटा आ गया, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी 6 नहीं लगाएंगे। जैसे जो पहला सवाल अपन ने किया था उसमें थीटा ln sin x था, x ln sin x, तो वहां x को हटाने के लिए मैंने प्रॉपर्टी 6 लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? क्योंकि x तो चेंज हो रहा था लेकिन ln sin x चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ आप π/2 माइनस थीटा लगाओगे तो ये भी चेंज हो जाएगा और ये tan का कॉट बन जाएगा, और tan का कॉट बन जाएगा तो फिर फायदा ही नहीं होगा उस प्रॉपर्टी को लगाने का, है ना। तो अब इसको फिर क्या करेंगे, बाय पार्ट्स करेंगे। तो बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, है ना, 0 से π/2 माइनस 0 से π/2, फर्स्ट का सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और ये थीटा। π/2 डालेंगे 0, 0 डालेंगे 0, ठीक है। तो 0 और ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा कितना, माइनस π/2 ln2, है ना। 0 डालोगे तो ये बेटा वो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी यार, जब 0 डालोगे तो 0 इंटू इनफाइनाइट। तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म की लिमिट आती है आपको, कैसे निकालते हैं 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, हाँ, उसको 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट करके LH रूल, तो उससे 0। तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास π/2 ln2, फाइनल आंसर आ गया π/2 ln2। अब एक बात जो मेरी तुम्हें याद रखनी है, हमारे पास जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 to ये 7 तक की है ना, ये एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी नंबर 1 to 7 तक की है। अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है एनसीईआरटी प्रॉपर्टी नंबर 1 to 7। एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन इतना ही है। अब जो हम आगे का इंटीग्रेशन लेंगे वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, एनसीईआरटी के आगे की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, if f of x is periodic, if f of x is periodic with period t and a belongs to है r, a कोई भी रियल नंबर है and a belongs to है r, तो 0 a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स प्लस एन 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, ये आप इसको लिख सकते हैं। ये आप इसको लिख सकते हैं, a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स से 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स एन 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। क्या ये चीज है, कैसे ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसको समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। अब बेसिकली हम प्रॉपर्टी के इस्तेमाल पे ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि अब ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो मतलब ये एग्जैक्टली प्रूव कैसे हो रही है ये अपने काम की नहीं है ना, एग्जैक्टली प्रूव कैसे हो रही है ये अपने काम की नहीं, फिर भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्यों हम ऐसी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, है ना। तो अब तो मेनली हमें प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को सीखना है, अब हमें बेसिकली प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को सीखना है, बाकी किसी चीज को अब हमें नहीं सीखना है। लेकिन हालांकि फिर भी मैं बताऊंगा कि कौन सा रिजल्ट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है,
बट फिर भी अब हमें सिर्फ किसको सीखना है, प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो अब हमारे सिर्फ इस्तेमाल काम में आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बना लिया है, कोई फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, मान लीजिए ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, और इसका पीरियड मान लीजिए टी है, इसका पीरियड क्या है, टी है। कोई भी फंक्शन ले लीजिए, हालांकि वैसे ही आप देख भी सकते हैं कहीं ना कहीं ये मोड साइन एक्स का ग्राफ है, बट मोड साइन एक्स को छोड़ो, मैंने तो कह दिया ये एफ एक्स का ग्राफ है ना, ये किसी एफ एक्स का ग्राफ है, उसका पीरियड कितना है, पाई, उसका पीरियड कितना है, पाई है। अब आप समझिए, मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 प्लस पाई है, ये 1 प्लस पाई, तो 1 से 1 प्लस पाई के बीच का जो एरिया होगा, 1 से 1 प्लस पाई के बीच का एरिया जो होगा, 1 से 1 प्लस पाई, मैं जानता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया ही है, तो 1 से 1 प्लस पाई के बीच का एरिया का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 से 1 प्लस पाई के बीच का एरिया ये हो गया आपका। अब क्या इस 1 से 1 प्लस पाई के बीच के एरिया को मैं 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, यस और नो बोले। अरे 0 से पाई का लूप भी तो ये होगा, ये यहाँ पे जो कम हुआ वो इधर आ गया, यस और नो बोल सकता हूँ। अगर मान लीजिए 2 से 2 प्लस पाई होता तो भी मैं 0 से पाई लिख सकता था, अगर 2 से 2 प्लस पाई होता तो भी तो मैं 0 से पाई लिख देता, ये यही चीज है, ये जो लिखी है ना अपन ने, ये वही चीज है कि ए को आप दोनों जगह से हटा सकते हो, ए से आप दोनों जगहों को हटा सकते हो, तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे इधर से इधर जाना है तो आपने दोनों जगह माइनस ए कर दिया, या इधर से इधर आना है तो आपने दोनों जगह प्लस ए कर दिया, यस और नो। इधर से इधर आना है तो दोनों जगह प्लस ए कर दिया, इधर से इधर आना है तो दोनों जगह माइनस ए कर दिया, ये तो एक चीज हुई। अब मैं इस चीज पे आता हूँ, बता ये क्या चीज है, ये क्या चीज है कि जैसे ये है, मैं इसको ऐसे नहीं रखता 0 से 3 पाई एफ एक्स डी एक्स, 0 से 3 पाई का मतलब ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया है ना, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, तो इसको मैं 3 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि 3 ही तो सेम लूप है। हाँ, लेकिन ये सब मैं क्यों कर पा रहा हूँ, ये सब मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि पीरियोडिक है, क्योंकि रिपीटेशन है। तो अगर फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड टी है, तो आप इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं, आप इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं। तो कैसे ये प्रॉपर्टी आई वो मैंने आपको समझा दिया है, अब इसका अपन सवालों में इस्तेमाल करते हैं। आप इसको लिख के डन करें, बना लीजिए, आप समझने के लिए एकदम इससे क्लियर हो जाता है कि क्यों हम ए को हटा सकते हैं बड़ी आसानी से, और क्यों हम इसको 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कर सकते हैं। बढ़े आगे, सवाल लिखते हैं, आसान से शुरुआत करते हैं जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। -1 से 2 ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डी एक्स, दूसरा 10 से 20
फ्रैक्शनल पार्ट 2x। तीसरा 0 से 5 ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स dx। चौथा माइनस पाई से 199 पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ये चार छोटे छोटे से सवाल मैंने लिख दिए। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट पीरियड 1 होता है। अब जैसे पहला सवाल मैं करता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, तो ए की पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड भी 1 होगा। अब ये -1 से 2 लिखा है, तो इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया बेटा, तो 1 ऐड कर दूंगा तो खटाक से 0 से 3 हो जाएगा। 1 ऐड कर दिया तो खटाक से 0 से 3 हो जाएगा। अब 3 है मतलब 3 इंटू 1 भी, तो आप इस 3 को आगे ले सकते हो, आप इस 3 को आगे ले सकते हो। अब इसका फायदा क्या हुआ कि 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को मैं डिफाइन करूंगा तो वो एक्स ही बन जाएगा। 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को मैं डिफाइन करूंगा तो वो एक्स ही बन जाएगा, ई माइनस 1 आंसर। अच्छा, अगर मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लगाता तो फिर मुझे इसके 3 पार्ट करने पड़ते, जैसे अपन ने पहले भी एक सवाल किया था, -1 से 0, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, तो वो 3 बार करने की मेहनत यहाँ से अपनी बच गई, है ना। तो फैक्ट मैं दोबारा समझाता हूँ, 1 ऐड किया, 1 ऐड करते 0 से 3 हो गया, 3 आगे आ गया, 0 से 1 हो गया, और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को हमने एक्स लिख दिया। हाँ, तो वो ब्रेक करने की मेहनत बच गई अपने पास। और ये पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी का मेन यूज ही यही है कि ये बहुत बड़ी लिमिट को बहुत छोटा कर देती है, कि एक बहुत बड़े इंटरवल में हमें सवाल करना हो, उसकी जगह एक छोटे इंटरवल में हमें सवाल करना पड़ता है। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट 2x dx, फ्रैक्शनल पार्ट 2x dx। फ्रैक्शनल पार्ट 2x का पीरियड हाफ होता है बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट 2x का पीरियड कितना होता है? हाफ, हाफ होता है इसका पीरियड। 2x आ गया ना, तो हाफ होगा, है ना। अब इसमें क्या है कि अपन 10 कम कर दे, दोनों में 10 कम कर दे तो बेटा ये 0 से 10 हो जाएगा। 10 कम कर दिया तो ये 0 से 10 हो जाएगा। 10 कम कर दिया, दोनों तरफ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अच्छा, अब ये चूंकि इसका पीरियड कितना है तो इसको 20 इंटू हाफ लिखना पड़ेगा बेटा, 20 इंटू हाफ लिखना पड़ेगा। एन टी लिखते हैं बेटा, एन टी। अब ये एन आगे आ गया 0 से टी, एन आगे आ गया 0 से टी, और ये कितना हो जाएगा 0 से हाफ में, तो ये 2x ही होगा। तो 20, ये एक्स स्क्वायर आ गया 0 से हाफ, फाइनल आंसर 5 आएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 5।
थर्ड को देखना चाहें बेटा तो थर्ड भी यही होगा, 0 to 5, ये a की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। तो वही बेटा ये 0 से 5 a की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx है, तो ये 5 हो गया बेटा, 0 to 1 हो गया a की पावर x dx हो जाएगा, 5 हो गया a की पावर x का, a की पावर x अपॉन ln a हो जाएगा। फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा a माइनस 1 अपॉन ln a, 5a माइनस 1 अपॉन ln a। फटाफट कंप्लीट कर लो 1 2 3 को, मैं बोर्ड पे रफ कर दूंगा इनको। 1 2 3 को फटाफट कंप्लीट कर लें। अब फोर्थ अपने को नजर आ रहा है, ये सवाल अपना पहले भी करा हुआ है। पहले तो इसको हम 0 से 200 भी लिख सकते हैं, और ये मॉड कॉस एक्स बन जाएगा बेटा। अब इसमें से ये 200, क्योंकि पेड पाई होता है मॉड कॉस एक्स का, तो ये 200 आगे आ जाएगा, 0 से पाई मॉड कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको वही आपको पता है, 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई। फाइनल आंसर इसका क्या 400 आ जाता है, क्योंकि ये टोटल 2 आता है, पहले भी कर चुके हैं। तो ये सवाल अपन ने पहले भी किया, बट पहले जब हमने किया वो 0 से पाई था, है ना। तो अब ये 200 पाई हो गया, तो कहीं ना कहीं वही सवाल है, आंसर भी वही है, बस वो 200 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। या जैसे एक और सवाल में ले लूं थोड़ी सी बड़ी लिमिट का, 0 से 2000 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन, मान लीजिए ये सवाल है। मेनली पीरियोडिक का मतलब यही है कि बहुत बड़ी लिमिट को वो छोटे इंटरवल में करेगा, ये पीरियोडिक का फायदा है, बहुत बड़े सवाल को वो कहीं ना कहीं छोटा कर देता है। अब देखो यहाँ पे पीरियड पाई 2 पाई होगा, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, तो ई की पावर साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई, कंपोजिट पढ़ रखा है अपन ने। तो ये 1000 तो आप बाहर ले लो, 0 से 2 पाई हो गया, dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स हो जाएगा। अब ये वो बन जाएगा बेटा, आपको इसको आपको उससे सोल्व करना पड़ेगा टाइप 6 से, सॉरी प्रॉपर्टी 6 से। तो प्रॉपर्टी 6 से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आता है, प्रॉपर्टी 6 से सोल्व करेंगे तो ये 2 पाई माइनस एक्स तो ई की पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे तो टर्म कैंसिलेशन में चली जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये हो जाएगा हाफ 0 से टी पाई dx। अब इतना तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ना, छोटे छोटे सवाल कर लिए अपन ने बहुत सारे, ये समझ में आ गई ना बात। वो e की पावर 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स ऊपर नीचे से कट जाएगी, इधर 2i होगा, तो उधर अपन ने डिवाइड कर दिया तो हाफ आ जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी 6 में अपन कर चुके हैं। तो ये 1000 हो गया बेटा, ये हाफ हो गया, ये 2 पाई हो गया, तो ये आपका 1000 पाई आंसर। इसका काम बेसिकली बड़े सवाल को छोटा करना ही है, बड़े सवाल को क्या करना है, छोटा करना ही इसका काम।
हो गया। चलिए चलो सवाल लिखते हैं कुछ एक। इफ f of x is a periodic function, if f of x is a periodic function with period t, f of x is a periodic function with period t, f of x is a periodic function with period t and 0 से t fx dx equals to है k, then find value of mt से nt f of x dx, then find value of mt to nt f of x dx। और एक और सवाल लिखें, ये थोड़ा सा अच्छा। if f of x is the odd function as well as periodic with period t या with period 2 कर लो, with period 2, f of x is a odd function as well as periodic with period 2 and g of x equals to है 0 to x ft dt, then a option g of x plus 2 equals to gx plus g2, b option g of x plus 4 equals to gx plus g2, c option g of 2 equals to 0 and d option period of g of x is 2, period of g of x is 2 सवाल है। If f of x is a periodic function with period t and 0 से t fx dx k, then find value of mt to nt fx dx। और दूसरा if fx is a odd function as well as periodic with period 2, है ना, and g of x बराबर है 0 to x ft dt, then g of x plus 2 gx plus g2, g of x plus 4 gx plus g4, g of 2 0 and period of gx is also 0। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। सवाल तो आसान है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्म्स का एडजस्टमेंट है, इसलिए ठीक है सवाल। ये तो मेरे ख्याल से आसानी से हो जाएगा, है ना? और इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें आप माइनस एम टी कर दो दोनों तरफ, तो ये एन टी माइनस एम टी हो जाएगा एफ एक्स टी। तो ये 0 से एन माइनस एम टी हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, एन माइनस एम आ गया जाएगा बेटा, 0 से टी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये के दे रखा है तो एन माइनस एम के हो जाएगा, है ना। और इस सवाल का सॉल्यूशन मैं तुम्हें कल बताऊंगा। हाँ, तुम ये जरूर कर सकते हो कि इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी जी ऑफ एक्स प्लस 2 से। भाई जैसे ये जी एक्स डिफाइन हो रहा है तो जी ऑफ एक्स प्लस 2 होगा 0 से एक्स प्लस 2 एफ टी टी, यहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। बाकी कैसे करेंगे ये आपको सोचना है ना। इसका आंसर मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अच्छा, अब थोड़ा सा होमवर्क की बात करें। होमवर्क में आपको क्या करके आना है,
अरे बेटा रोज रोज मत पूछा करो कि हम लोग ऑफलाइन वालों के बराबर हैं या नहीं। ऑफलाइन वालों के बराबर ही, आप टेंशन मत लो आप लोग। और बिल्कुल सेम टू सेम ऑफलाइन वालों के बराबर ही रखूंगा तुम्हें, ना आगे ना पीछे ना कम ना ज्यादा। है ना? चलो, है ना? चलो अब जो मेरी बात है, नीचे पी लिखा ए आई क्या पूछ रहा है बेटा? कुछ भी जी एक्स प्लस टू जी एक्स प्लस जी टू जी ऑफ एक्स प्लस फोर जी एक्स प्लस जी टू जी एक्स बराबर टू पीरियड ऑफ जी एक्स इज टू, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब कल होमवर्क में क्या डिस्कस करेंगे अपन? एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में 7.11 है और मिसलेनियस है। हालांकि सवाल क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा हैं, तो आप मिसलेनियस चाहें तो 24 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, है ना? तो एनसीईआरटी में लिखिए 7.11, और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी डिस्कस करूंगा। अगर वो पूरी हो जाए तो पूरी कर लें, नहीं हुए तो 24 क्वेश्चन तक तो कर ही लें उसको, वो तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा कल। तो एनसीईआरटी, बाकी कुछ भी नहीं होमवर्क में। एनसीईआरटी एक तो 7.11, एनसीईआरटी 7.11 जो लास्ट एक्सरसाइज है, और उसके बाद जो मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज है वो, मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज है वो। और मिसलेनियस में अगर पूरी हो जाए तो कर लें, हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, नहीं कर पाए तो भी क्वेश्चन नंबर 1 to 24 तक तो करने ही पड़ेंगे आपको। हालांकि सब आसान आसान छोटे छोटे सवाल है, बहुत सारे तो अपनी शीट और क्लास नोट्स में आ भी चुके हैं। तो कल 7.11 एंड मिसलेनियस अप टू क्वेश्चन नंबर 1 to 24 तक तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, चलो तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपन कल। चलो क्लोज करता हूँ मैं मीटिंग। ठीक है, चलो कल मिलते हैं बेटा। ओके बाय।